नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से एक हमारे भारत की हड़प्पा सभ्यता है। इतिहास गवाह है कि विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों या घाटियों के किनारे विकसित हुई है। जैसे मिस्र की नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। कि घाटियों के किनारे लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी भी मिलता है और पानी के साथ साथ कृषि और पशुपालन में जो सहाय। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। इनको अलग अलग नाम ये क्यों दिए गए हैं, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के जो सबसे पहले हमें नगरों के अवशेष मिले थे वो हड़प्पा सभ्यता के मिले थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो नगर है उसकी खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के जो नगर बसे हुए थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए थे। कांस्य युगीन सभ्यता, इस सभ्यता को कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोग मैक्सिमम बर्तन और औजारों के निर्माण के लिए कांसे का प्रयोग करते थे और हमें सबसे पहले अवशेष भी कांस्य के इसी सभ्यता के मिले हैं। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 वर्ष पुरानी है, किंतु विभिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता की अलग अलग तिथियां बताई है। जैसे जॉन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच में प्रफुल्लित हुई, विकसित हुई और इसका पतन भी हो गया। और नेस्ट मैक के अनुसार 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच में यह सभ्यता रही होगी। और REM व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच यह सभ्यता प्रफुल्लित हुई। परंतु रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार, यानी जो हमें पुरातात्विक चीज़ें वहाँ से मिली है उनकी आयु का ज्ञान करके हम इसके कालक्रम को 3 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक चरण 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच, यानी जब यह सभ्यता शुरू हुई, विकसित होने के चरण में थी, तो इस सभ्यता का कालक्रम 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच का था। विकसित चरण, यानी जब यह विकास के रास्ते पर चल पड़ी थी, विकसित हो चुकी थी, तो इसका कालक्रम 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। और उत्तरकालीन चरण, जब यह पतन के सीमा पर थी, तो इसका जो कालक्रम है वो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और 1200 ईस्वी पूर्व आते आते यह सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। हम अपने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पाषाण काल, नंबर 2 आद्य इतिहास और नंबर 3 ऐतिहासिक। पाषाण काल, जब हमें मनुष्य की अवस्था की जानकारी के लिए कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, पत्थरों के द्वारा ही और औजारों के द्वारा ही हम उनकी स्थिति का पता कर सकते हैं। नंबर 2 आद्य इतिहास। आद्य इतिहास यानी हमें लिखित सामग्री तो मिली है परंतु हम उसे पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। और नंबर 3 ऐतिहासिक। इतिहास को जानने के लिए हमें लिखित सामग्री मिली है और हम उसे भी पढ़ भी पाए हैं। तो हम हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास की कैटेगरी में शामिल करते हैं, क्योंकि हमें जो सोर्सेज मिले हैं उसमें जो लिखित सामग्री मिली है उसे हम पढ़ पाने में सक्षम नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ पाने में हम अभी असफल है। जितने भी पुरातात्विक स्रोत हमें मिले हैं हम उसी से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। नंबर 1 नगर और इमारतें। हमें हड़प्पा सभ्यता से हजारों की संख्या में नगर मिले हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें विशाल मात्रा में स्नानागार, अन्नगार और बाजार आदि प्राप्त हुए हैं। इससे हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रबंध, नगर नाली व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई के दौरान हमें विशाल मात्रा में खिलौने और मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्य की मूर्ति और त्रिमुखी की मूर्ति प्रसिद्ध है। खिलौने और मूर्तियाँ हमें उस काल के लोगों की कला के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। नंबर 3 पे आती है मोहरे। हड़प्पा सभ्यता से हमें हजारों की संख्या में मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कलाकारी और उनकी सौंदर्य प्रियतकता का मोहरे हमें हड़प्पा सभ्यता की अनेक पहलुओं की जानकारी देती है, जैसे उनके धर्म, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और लिपि के बारे में हमें मोहरों से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4 पे आते हैं मानव और पशुओं के अस्थिपिंजर। हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मानव और पशुओं के अस्थिपिंजर मिले हैं उससे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास और शव विसर्जन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। सोर्सेज में नंबर 5 पे आते हैं शवाधान। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों का संस्कार 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 मृतकों के शरीर को जलाना।
वे मृतकों के शरीर को जला देते थे और जो राख बचती थी उसे एक मटकी में भरकर उसे गड्ढे में दबा देते थे। नंबर 2, वे मृतकों के शरीर को दफना देते थे और उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ उपयोगी चीज़ें भी रखते थे। अमीर वर्ग के लोग शवों के साथ सोने चांदी की बनी वस्तुएं दफनाते थे, परंतु साधारण जो मनुष्य था उसके साथ तांबे के बने हुए बर्तन दफना दिए जाते थे। और नंबर 3, वे मृतक के शरीर को खुले में छोड़ देते थे। जब पशु पक्षी उसका सारा मांस खा लेते थे उसके बाद उसे दफना दिया जाता था। सो शवाधान से हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। सो सोर्सेज में अगले नंबर पे आते हैं अन्य सभ्यताओं का अध्ययन। सो विद्वानों ने विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की तारों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ने का प्रयत्न किया है। जैसे समकालीन सभ्यताएं मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से यदि हमें कोई बर्तन और मुहरें प्राप्त हुई है जो कि हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती है, तो हम इससे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से होता था। इनके आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे।